हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता उसी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, माँ कहलाने की तमन्ना हर नारी के मन में होती है, लेकिन कभी कभी कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि नारी ये त्याग भी कर देती है। कथानक यही है, कहानी प्रस्तुत है तपस्या। आज सुबह पूर्वा हनीमून से लौटी थी और लौटते ही मुझे फोन किया था। अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था। वो कह रही थी, माँ आपने हनीमून के लिए एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी लगाई थी, कहीं कोई कमी नहीं खली। कान बार बार माँ शब्द सुनना चाहते थे। यकीन नहीं हो रहा था कि पूर्वा इतना कैसे बदल सकती है। क्या उसकी इतने दिनों की तपस्या रंग लाई है? याद आ रहे थे उसे वो दिन जब वो खाली समय में 1 वर्ष की पूर्वा को माँ कहना सिखाती थी। एक ऐसी माँ थी मैं जिसने पूर्वा को पैदा नहीं किया था। वो खो गई थी 25 वर्ष पूर्व की उस शाम में, जब वो गार्डन में टहल रही थी। ख्यालों में परेश थे। परेश 2 माह पूर्व ही बेंगलोर गए थे अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने। परेश और नैना पड़ोसी थे। साथ साथ खेलते खेलते पता नहीं कब एक दूसरे के दिलों से जुड़ गए थे, पता ही नहीं चला था। एमए करने के बाद वो परेश का इंतजार घर बसाने के लिए करने लगी थी और परेश नौकरी का इंतजार करने लगे थे। परेश को नौकरी मिल गई थी। परेश के साथ साथ उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उससे ज़्यादा खुशी माँ बाप के लिए और क्या हो सकती थी। परेश की माँ ने भगवान को प्रसाद चढ़ाया था और प्रसाद देने नैना के घर भी आई थी। नैना की आंखें अनचाहे ही झुक गई थी। उसने प्रसाद लेकर माथे से लगा लिया था। उसका अधूरा सपना भगवान ही तो पूरा करने वाले थे। नैना सोच रही थी कि पता नहीं परेश कब आएंगे। चिट्ठियां भी तो महीनों में आ पाती थी। एक बार उससे बात हो जाए तो फिर वो भाभी से बात करे। बगीचे में हर श्रृंगार के फूल जमीन पर बिखरे पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने सफेद कालीन बिछा दिया है। तभी भैया चुपचाप आकर उसके बगल में खड़े हो गए थे। आहट सी सुनकर वो मुड़ी थी तो भैया से टकरा गई थी। उसके मुंह से निकला था, भैया आप? भैया ने कहा था, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, चलो उधर बेंच पर बैठते हैं। उसने सोचा था, क्या भाभी ने परेश वाली बात भैया को बता दी होगी? भैया इतनी गंभीरता से उससे क्या बात करना चाहते हैं? वे दोनों जाकर बेंच पर बैठ गए थे। भैया ने बड़ी गंभीरता से कहा था, नैना, सुरेखा दीदी की चिट्ठी आई है। उनकी देवरानी कमला की मृत्यु हो गई है। वो 1 साल की बच्ची पूर्वा को अपने पति सोमेश की गोद में छोड़कर चली गई है। सोमेश मानसिक स्तर पर तो टूटा ही है, नौकरी के कारण वो बच्चे की देखभाल भी कैसे कर पाएगा। सुरेखा दीदी भी जीजाजी की नौकरी, वो बच्चों की पढ़ाई के कारण कब तक दूर रह पाएंगे। सोमेश बच्ची पूर्वा को अपने से अलग नहीं करना चाहते। ऐसे में सुरेखा दीदी चाहती हैं कि कहते कहते भैया रुक गए थे।
फिर कहा था वो चाहती हैं कि तुम्हारी शादी सोमेश से कर दी जाए ताकि उसकी बच्ची पूर्वा को मां मिल जाए। तुम चाहो तो सोचने के लिए समय ले सकती हो, लेकिन जवाब तुम्हें सकारात्मक ही देना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानती हो कि बाबूजी के ना रहने के बाद सुरेखा दीदी ने ही हम सबको अपने पैरों पर खड़ा किया है। आज मैं भी पता नहीं कहाँ खड़ा होता अगर सुरेखा दीदी का आर्थिक संबल न मिलता। अम्मा के मन को भी तुम दुखी नहीं करना चाहोगी। वैसे भी सोमेश अच्छी नौकरी में है। मेरे ख्याल से तुम्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए। सुरेखा दीदी परिवार के साथ हमेशा खड़ी रही हैं। आज अगर उनके परिवार को हमारी ज़रूरत है तो हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। भैया के इतना बोलने के बाद मेरे कुछ बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैंने अपना कर्तव्य निर्धारित कर लिया था। परेश को चिट्ठी लिखी थी, वो सारे हालात बता दिए थे। अंत में माफ़ी मांगते हुए भविष्य में पत्र व्यवहार न करने का आग्रह किया था। उसके बाद परेश का कोई पत्र कभी नहीं आया था। एक आध बार पड़ोसन चाची को परेश की माँ ने बताया था कि पता नहीं परेश शादी के लिए क्यों मना कर रहा है। हम तो अपने हाथ पांव चलते चलते उसकी शादी कर देना चाहते हैं। कुछ दिन बाद एक सादगीपूर्ण समारोह में सोमेश के साथ मेरी शादी हो गई थी। पूरे कार्यक्रम में सोमेश पूर्वा को गोद में बिठाए रहे थे, सिवाय भांवर के। पूर्वा भी अपने पापा की गोद छोड़ना ही नहीं चाहती थी। पहली रात भी पूर्वा हम दोनों के बीच सोई थी। उसके सोने के बाद सोमेश ने मुझसे कहा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ पूर्वा के लिए शादी की है। तुम्हें मैं कमला की जगह कब दे पाऊंगा कह नहीं सकता, मगर आज ये वादा जरूर करता हूं कि मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला दिन मेरे जीवन का एक अनोखा सवेरा लाया था। मैंने पूर्वा व सोमेश के जीवन से जुड़ी हर जरूरत को अपना लक्ष्य बना लिया था। जब वैराग्य अपनाया ही है तो मीरा बनकर ही रहूंगी। सवेरे उठकर पूर्वा की पॉटी साफ करने से लेकर वक्त पर सोमेश को चाय देना, लंच पैक करना, कपड़े धोना, प्रेस करके रखना, घर का झाड़ू पोछा करना करते करते शाम हो जाती थी। तब याद आता था कि आज तो कंघी भी नहीं की है। अगर इस बीच पूर्वा जग जाती थी तो कंघी नहीं भी कर पाती थी। सुबह सोमेश के ऑफिस जाने के पहले मुझे अपना व्यक्तिगत काम निपटाना होता था, ताकि अगर पूर्वा जग जाए तो सोमेश उसे संभाल सके। शादी के कुछ दिन बाद सुरेखा दीदी हमारे घर आई थी। कुछ दिन हमारे साथ रही थी, फिर बोली थी, नहीं जानती कि तुम्हारे साथ अच्छा किया या बुरा, लेकिन मैं ये देखकर खुश हूं कि तुमने पूर्वा व सोमेश को संभाल लिया है। शायद तुम्हारी खुशियों पर मैंने अपने हाथों से ही गर्त डाल दी है। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। खैर, सोमेश की छुट्टी हो तो उधर घूम जाना, शायद कुछ भरपाई कर सकूं। मैंने आंसू छुपाने की कोशिश की थी। वैसे भी इन आंसुओं का अब कोई मोल नहीं था। दोपहर को फुर्सत के समय
मैं पूर्वा को होठों को फैलाकर माँ कहना सिखाती थी। 6 माह के बाद पूर्वा माँ कहना सीख गई थी। पहली बार सोमेश ने जब पूर्वा को माँ कहते सुना था तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पता नहीं कमला की याद के आंसू थे या मेरे कौशल के, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। 1 महीने बाद ऑफिस से लौटकर सोमेश ने बताया था कि बड़ी दीदी अपने बेटे के साथ आने वाली हैं, कुछ दिन रहेंगी। मैंने स्टोर चेक किया था ताकि कोई भी सामान कम ना रहे। नाश्ता बनाने के लिए हर चीज की लिस्ट याद कर कर के बनाई थी। स्टोर की सफाई से लेकर हर काम इतवार को निपटाया था ताकि सोमेश घर में रहे और पूर्वा को परेशानी न हो। पहला इंप्रेशन ही आखिरी होता है, ये मानकर हर तैयारी कर रही थी। दीदी व उनके बेटे के लिए गिफ्ट व कपड़े लाने को सोमेश से कह दिया था, क्योंकि मुझे उनकी पसंद मालूम नहीं थी, सिर्फ शादी में देखा था। कुछ दिन बाद बड़ी दीदी अपने बेटे के साथ आ गई थी। हम दोनों पूर्वा के साथ उन्हें लेने स्टेशन गए थे। मैंने उनके चरण स्पर्श किए थे तो उन्होंने सोमेश की तरफ हाथ फैलाकर पूर्वा को गोद में लेते हुए कहा था, बेचारी बिना माँ की बच्ची। उनके बेटे पप्पू ने कहा था, ऐसा क्यों कहती हैं, नैना मामी है तो। हाँ वो तो है, पर अपनी माँ अपनी ही होती है। सोमेश ने मेरे चेहरे की तरफ निहारा था तो मैं दूसरी तरफ देखने लगी थी। घर आकर मैंने फ्रेश नाश्ता बनाकर चाय के साथ सर्व किया था। मैंने जल्दी जल्दी लंच तैयार करके सोमेश का टिफिन पैक कर दिया था और वे ऑफिस चले गए थे। मैंने दीदी से पूछा था कि लंच लगा दूं, तो उन्होंने कहा था, थोड़ी देर से लूंगी, अभी तो नाश्ता किया है। फिर बोली थी, नैना तुम्हारी बहन तो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, चलो जरा बड़ी ननद की सेवा भी करो। ट्रेन में पैर लटकाए लटकाए सूज गए हैं। मैं एक बाल्टी में कुनकुना पानी नमक डालकर ले आई थी। वो उनके पांव उसमें डुबा दिए थे, फिर हल्के हल्के हाथ से पैर दबाने लगी थी। इस बीच पूर्वा जग गई थी तो मैंने उसे दरी बिछाकर खिलौने खेलने के लिए दे दिए थे। दीदी मैं अभी आती हूँ, पूर्वा का दूध का समय हो गया है, मैंने कहा था। हाँ भाई, हमारे पैरों का क्या है, बाद में हो जाएगा, बच्ची का दूध तो ज़रूरी है। मैंने इसलिए कह दिया था कि वहाँ तो मेरी बहू नौकरी करती है, शाम को आती है तो खाने पीने में लग जाती है। आजकल बहुओं को फुर्सत कहाँ है भाई, बड़ों की सेवा तो हम लोगों ने की है। इस बीच पूर्वा दूध पीने के बाद पप्पू के साथ खेलने लग गई थी। पप्पू ने कहा था, मामी लंच तो मुझे शानदार लगा, डिनर में क्या बनाएंगी। मैंने कहा था कि तुम जो बोलोगे बनाने की कोशिश करेंगे। दीदी बोल पड़ी थी, कोशिश क्या, तुम्हारी बहन तो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। मैं चुप रही थी। पप्पू उनका चेहरा देखने लगा था। 1 महीने बाद दीदी पप्पू के साथ चली गई थी। विदाई के समय भी मैंने कोशिश की थी कि उनको कोई शिकायत ना रहे। हालांकि इस बीच मेरा पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो गया था और शायद थोड़ा बहुत सोमेश का भी। चलते समय सोमेश ने दीदी से कहा था,
दीदी जल्दी जल्दी आया करिए, आप लोग आती हैं तो घर में चहल पहल हो जाती है। दीदी ने फौरन कहा था, हाँ भाई, लेकिन भौजाइयों का मन भी तो देखना पड़ता है। सोमेश की खोजी नजरें मेरे चेहरे पर जम गई थी। वक्त गुजरने लगा था। पूर्वा का एडमिशन करवा दिया था। यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल बस में चढ़ती हुई पूर्वा बहुत सुंदर लगती थी। मुझे लगता था कहीं मेरी नजर ही न लग जाए। मैं उसके कान के पीछे छोटा सा काला टीका लगा देती थी। एक रात पूर्वा को सोमेश कहानी सुनाते हुए थपक रहे थे। तभी वे बोल पड़े थे, कहानी तो मम्मी को सुनाना चाहिए, पापा तो बाजार ले जाकर शॉपिंग करवाते हैं। हाँ, मगर जब असली मम्मी होती है तब। ये तो मेरी आंटी मम्मी है, पूर्वा ने कहा था। सोमेश ने चौंक कर उससे पूछा था, ये तुमसे किसने कहा? बुआ दादी ने। फोन पर भी कहती रहती हैं कि अपनी आंटी मम्मी से जो कुछ चाहिए मांगा करो, अपने आप थोड़े ही देंगी। जब उनका अपना बच्चा होगा तो तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे। सोमेश ने पूर्वा को थपकते हुए कहा था, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। मैंने चेहरा घुमा लिया था। वो आंसू पोंछने की कोशिश की थी। पूर्वा के सोने के बाद सोमेश ने मुझसे कहा था, तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए क्या? मैंने दृढ़ता से कहा था, अब नहीं। पूर्वा की बात सुनने के बाद बिल्कुल नहीं। पूर्वा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो मेधावी भी बहुत थी। प्रश्नों के जवाब बड़ी निर्भीकता से वो तुरंत देती थी। मैंने भी पूर्वा में अपना मातृत्व पा लिया था। बस उसका आंटी मम्मी कहना अखरता था। फिर भी मन को समझा लेती थी कि उसने बचपन से माँ के रूप में मुझे ही देखा है। बच्चे हैं, सुनी सुनाई बातों से भटक जाते हैं। जैसे जैसे बड़ी होगी समझ जाएगी। आखिर इतने सालों से उसने माँ के रूप में मुझे देखा है। कहीं कोई कमी पाई होती तो शिकायत करती। ऐसी कोई शिकायत तो उसने कभी की नहीं, बल्कि रोज रोज नई फरमाइश लेकर आती है। कहीं कोई खटक मन में होती तो सामने जरूर आती। बात सच भी थी। पूर्वा के व्यवहार में कहीं कोई दुराव नहीं था। वो बेटी की तरह ही जिद करती थी। अपने पापा से मेरे लिए झगड़ा कर लेती थी, लेकिन उसका आंटी मम्मी कहना नहीं बदला था। मेरे मन में एक अजीब सा सूनापन छाया रहता था। मन कहता था, क्या मैं मां शब्द कभी नहीं सुन पाऊंगी? इस बीच पूर्वा ने ग्रेजुएशन कर लिया था। रिश्तेदारों ने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। सुमेश भी चाहते थे कि पूर्वा की शादी वक्त पर कर दी जाए। उनका एक तर्क ये भी था कि हमारी उम्र भी बढ़ रही है, शादी में व्यवस्थाएं भी संभालनी पड़ती हैं। हमारे घर में कितने लोग हैं, बाहरी रिश्तेदार कितना संभाल सकते हैं। बात मुझे भी ठीक ही लगती थी। हमने रिश्तेदारों से भी कह दिया था और खुद भी प्रयास करने लगे थे। यहां तक कि हमने पूर्वा से भी कह दिया था कि अगर उसे कोई लड़का पसंद हो तो हमें बता दे। अगर हमें वो ठीक लगा तो हम शादी कर देंगे। पूर्वा को अपने एक सहायक प्राध्यापक की तरफ रुझान था। इत्तेफाक से जाति संबंधी भी कोई अड़चन नहीं थी। उसने हमें बताया था और हमने सोमेश को। सोमेश ने उनके घर जाकर बात की थी और बात बन गई थी।
यद्यपि ये लव मैरिज नहीं थी, फिर भी दोनों एक दूसरे को जानते थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। पूर्वा के लिए, वो दामाद के लिए हमने जी भर कर तैयारियां की थी। आखिर हमारी इकलौती बेटी थी। हर ड्रेस व साड़ी हमने पूर्वा की पसंद की दिलाई थी, चाहे वो कितनी ही महंगी थी। शादी के फंक्शन शुरू हो गए थे। हल्दी, मेहंदी व अन्य रस्में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही थी। सभी रिश्तेदारों के साथ पूर्वा भी खूब झूमी नाची थी। मैं भी खुश थी कि लड़की खुश है। बारात आई थी, सब झूम उठे थे। दूल्हा भी अपने दोस्तों के साथ खूब थिरका था। अंत में विदाई का वक्त आ गया था। पूर्वा भी खूब रोई थी। कुछ दिन बाद पूर्वा हनीमून पर चली गई थी और लौट कर आने के बाद उसने मुझे माँ कहकर पुकारा था। मैं कमरे से निकली थी तो कदम जैसे थिरक रहे थे। आंगन में उदास बैठे सोमेश ने कहा था, बड़ी खुश लग रही हो बेटी को विदा करके। नहीं, उसके मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर मैं खुश हूं। आज मैं संपूर्ण माँ बन गई हूं। हाँ, सोमेश ने कहा था, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। सोमेश ने उसे आगे बढ़कर बाहों में ले लिया था। नमस्कार।